हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। पता है सीरीज़ की पार्ट 9 वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पता है सीरीज़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है। इसमें हम ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यानी कि ये सभी प्रश्न जो भी आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, कांस्टेबल, सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स होने हैं जिनमें जीएस और जीके जाहिर तौर पर पूछी जाती है। तो ये वीडियो जो आ रही है आपके पास, ये इसी सीरीज़ का एक हिस्सा है और ये पार्ट 9 है। इसमें 35 क्वेश्चंस रहेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में करते हुए जाने हैं और जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उनके सॉल्यूशन जब मैं बताऊंगा तो आपको अपनी नोटबुक में नोट करते जाने हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। ये पार्ट 9 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 20वीं सदी का अंतिम महाकुंभ किस शहर में आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। यानी जो 20th सेंचुरी थी उसका जो लास्ट महाकुंभ था वो किस शहर में, किस सिटी में आयोजित किया गया था, आपको बताना है। तो इसका आंसर है हरिद्वार। आपको ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैसा कि आप जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलते हैं इस अकादमी के द्वारा। तो ये आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या मुख्यालय कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचा गया था? यहाँ साथ ही साथ मैं ये भी पूछूंगा कि भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों में ही डिफरेंस है और दोनों ही अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं, तो आपको ये बताने हैं। और कोई इसलिए मैंने ऑप्शंस में दोनों के नाम भी लिखे हैं, तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचा गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था, जैसे हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी कथकली जो है वो किस स्टेट का फोक डांस है, ये आपको बताना है। तो ये आपको ध्यान रखना है केरल का है ये। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये कथक हो जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर की बात करें तो ये मणिपुरी हो जाता है। और अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो इसका फोक डांस होता है यक्षगान। यक्षगान ये आपको ध्यान रखने हैं, आपको साथ ही साथ नोट भी करते हुए जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाएं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है? यानी ये पूछा गया है इन अडल्ट्स द रेशो ऑफ WBC एंड RBC क्या होता है, आपको ये बताना है। यानी जो वयस्क ह्यूमन होते हैं उनमें RBC और WBC का रेशो क्या होता है, आपको ये बताना है। तो ध्यान रहे आपको कि RBC 700 और उसके रेशो में 1 WBC होती है। यानी अगर हम WBC रेशो RBC की बात करेंगे इन अडल्ट्स में तो ये हो जाएगा 1:700। आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। सभी जीव प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं, यानी यूनिसेल्युलर होते हैं। इनमें में से कौन सी ऐसी कोशिका है, ये आपको बताना है। तो ये कोशिका युग्मनज होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? साथ ही साथ मैं इसमें यह भी क्वेश्चन जोड़ूंगा कि गौतम बुद्ध कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, ये आपको कमेंट में बताना है। और गौतम बुद्ध जी का जन्म 623 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चंस को मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, आप नोट करते हुए जाएं और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ अगर ये वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो आप इन्हें लाइक व शेयर जरूर करें और इसी प्रकार से अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन जब आप तक पहुँच पाए और जब भी हम अपलोड करें तो ईजिली आपको वो वीडियो देखने को मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, आपको उत्तर बताना है। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कौन सा कारण है, आपको ये बताना है। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो विलुप्त हो गई, तो उसके क्या रीजंस रहे थे, इनमें से आपको बताने हैं कौन से थे। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम हो जाना।
बी है बाढ़ों का आना, सी विजातियों का आक्रमण। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है या उपरोक्त सभी कारण है। तो देखिए, जब भी हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही है कि भूमि की उर्वरता उस समय निरंतर कम होती जा रही थी। और क्योंकि ये सभ्यता जन्मी ही नदियों के किनारे थी, सिंधु जैसी नदियों के किनारे जन्मी थी, तो वहाँ बाढ़ों का आना भी स्वाभाविक था। और विजातियों के आक्रमण को भी इतिहासकारों ने एक मत माना है, जिसके कारण इसके उपयुक्त सभी कारण इनके विलुप्त हो जाने के हैं। तो आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, उपयुक्त सभी कारण इसके माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, आपको यह बताना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि कालीबंगा क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो कालीबंगा मैं बता दूं आपको, ये राजस्थान में है और ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है पशु और मानव बलि पर, बी शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, सी मातृ देवी की पूजा पर, और डी प्रकृति पूजा पर। तो आपको याद रखना है, ये मातृ देवी की पूजा पर धर्म मुख्यतः आधारित था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के औजार मुख्यतः किससे बनाए जाते थे, आपको ये बताना है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी, या ऐसे समझ सकते हैं, जो हड़प्पा नगर थे या मोहनजोदड़ो नगर थे, जो जितनी भी सभ्यताएं सिंधु नदी के चारों तरफ जन्मी, उसमें जो औजार यानी उस समय के जो औजार थे, या ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि वो उस समय जंगली जानवरों का मारकर या इस तरीके से पालन अपना करते थे, तो उन चीज़ों को औजार जो पत्थरों से या वैसी चीज़ों से बनाए जाते थे। तो क्योंकि उस समय तांबे की खोज हो चुकी थी, लोहे की खोज बाद में हुई थी, तो आपको इन ऑप्शंस में से देख के बताना है, ध्यान से बताना है कि औजार मुख्यतः तब किससे बनाए जाते थे। तो आपको ध्यान रखना है लोहा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि लोहा तो तब तक खोजा ही नहीं गया था, तो ये तो आंसर गलत है। पत्थर भी गलत है, क्योंकि उसके बाद कुछ धातुएं खोज ली गई थी जिससे औजार बनाए जाने लगे थे। तो आपको याद रखना है, देखो इसमें भी लोहा दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, तांबा और कांस्य के, यानी कॉपर और कांस्य के औजार बनाए जाते थे, क्योंकि इन्होंने टिन की भी खोज कर ली थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कांसा जो ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। यानी कांसा जो होता है या कांस्य जो धातु होती है वो एक मिश्र धातु होती है तांबा और टिन की। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, एक तो ऑप्शंस कभी कभी मीटर में आ सकते हैं, कभी किलोमीटर में आ सकते हैं, कभी मील में आ सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको यह ध्यान रखना है कि मीटर में एक्चुअल डिस्टेंस उसकी क्या है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, या आप मील में भी ध्यान रखते हैं तो आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका आंसर 930 लाख मील हो जाएगा। या अगर हम मीटर में बात करें इसकी, तो इसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, 1 AU बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी वैल्यू 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसे चाहे आप मील में कन्वर्ट कीजिए, किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, जिसमें पूछा जाए उसमें कन्वर्ट करके बता दीजिए। तो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी 1 खगोलीय यूनिट, जिसे हम 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर मानते हैं, और ये 930 लाख मील के बराबर होती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, ये आपको बताना है। यानी ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके सबसे ज्यादा सैटेलाइट हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं किसके सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट हैं, ये ज्यादा क्वेश्चन बढ़िया रहेगा। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से किसके सैटेलाइट ज्यादा हैं। देखिए, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, अरुण है। तो आपको ध्यान रखना है बृहस्पति के उपग्रह सबसे ज्यादा हैं, और ये लगभग 79 है, और 18 की खोज कर ली गई है, तो शायद ये भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन अभी 79 आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 के निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित है, यानी जो अर्थ है हमारी, जो ग्रह पृथ्वी है, इसके सबसे पास में कौन सा ग्रह है, आपको यह बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी की भगनी ग्रह या भोर का तारा भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये जनरली हमें नंगी आंखों से भी दिखाई दे जाता है, तो आप इसे देख सकते हैं। शुक्र इसका राइट आंसर है, वीनस कहते हैं इसको, ये ध्यान रखिए आप। मैं कुछ शब्दों की टेक्निकल वर्ड्स की उनकी इंग्लिश इसलिए बोलता भी जाता हूं जिससे कि इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। और ये वीडियोस हम इसलिए थोड़ा जल्दी भी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स आपके पास में ही है, और जीके जीएस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जनरली 25% या 30% के करीब एवरेज मार्किंग अगर हम देखें किसी भी एग्जाम्स की, तो उसमें जीके जीएस का एक 30% के करीब का पार्ट होता है। तो इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, और यही आपके पेपर में आपके सिलेक्शन को डिसाइड भी करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें
क्वेश्चन नंबर 15 है, टेथिस सागर नामक सागर के दक्षिणी तट पर निम्न में से क्या था, ये आपको बताना है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, हिमालय जो बना है वो टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड जो टकराने की वजह से बना है, तो ये हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो दक्षिण तट था वो गोंडवाना लैंड कहलाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, ये पूछा गया है। जो तारपीन का तेल है, अमूमन हम इसको पेंट करने में यूज में लाते हैं, कभी कभी हम ट्रांसफार्मर ऑयल्स में भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है इसे चीड़ से प्राप्त किया जाता है। जो भी क्वेश्चंस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके आंसर्स आप कमेंट करते हुए जाएं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनके आंसर्स को आप अपने पास नोटबुक में नोट करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा पदार्थ अंतरिक्ष विमान में रक्षात्मक खिड़कियां बनाने में प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। जो भी यान जो हमारे अंतरिक्ष में जाते हैं उनकी खिड़कियों को मजबूती से बनाया जाता है। तो आप इस चीज़ से सेंस लगा सकते हैं कि किस चीज़ से इसकी खिड़कियां बनाई जाती होंगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और एक कंपटीशन में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है। तो ये है आपका हीरा, क्योंकि हम हीरा को जानते हैं ये कार्बन का एक क्या है, अपर रूप है, और ये सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है, इसलिए हम हीरा का इस्तेमाल अंतरिक्ष विमान की रक्षात्मक खिड़कियां बनाने में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। किन्हीं 2-2 किलोग्राम के दो पिंडों के बीच की दूरी 4 मीटर है, तो उनके बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, ये आपको बताना है। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो पिंड हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का ही वेट 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है, जबकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है। तो आपको इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg बताना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे या जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वस्तु के द्रव्यमानों पर तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यानी जो F होता है, यानी जो Fg होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो प्रोपोर्शनल होता है वो दोनों के मास के गुणनफल के, यानी दोनों जो पिंड हैं या दोनों जो बॉडी हैं उनके मास के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। अब इसको अगर हम दोनों को मिलाकर लिखें तो क्योंकि प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि F इक्वल टू ये फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, G की अलग से वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि आप देखो ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, ऑप्शंस G में ही दिए गए हैं, तो हमको G की वैल्यू यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा ये। यहाँ G को वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं। m1 m2 की वैल्यू कितनी, 2-2 किलोग्राम, और R की वैल्यू आपको 4 रखनी है, तो रखिए। जब हम F की बात करेंगे तो F बराबर G, m1 की वैल्यू 2 किलोग्राम, m2 की वैल्यू भी 2 किलोग्राम और R की वैल्यू 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 4G अपॉन 16, यानी ये हो जाएगा G/4। तो आपको ये याद रखना है कि ये कितना बल हो जाएगा, G/4 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा कि किन्हीं 2 किलोग्राम के दो पिंडों के बीच की दूरी अगर 4 मीटर है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल G/4 के बराबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्षारीय माध्यम में 1 मोल पोटेशियम आयोडाइड द्वारा अपचयित KMnO4 के मोलों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो क्षारीय माध्यम में जब हम पोटेशियम आयोडाइड को अपचयित करते हैं KMnO4 से, तो उसकी मोलों की संख्या होती है 1, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तरंग का प्रत्यास्थता गुणांक उस प्रतिबल के बराबर है जो, यहां तरंग नहीं आएगा, एक्चुअल में तार आएगा। यहां पर यहां आप तार लिखें, वायर लिख सकते हैं, कोई भी वायर की बात हो रही है, ये आपको याद रखना है। तो वायर का प्रत्यास्थता गुणांक उस प्रतिबल के बराबर है जो, जैसा प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में पढ़ाया जाता है या प्रत्यास्थता गुणांक आपने भी पढ़ा होगा, तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, जैसे हम ईटा से शो कर देते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें, इसे प्रतिबल बटे विकृति इससे शो करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रतिबल और विकृति, क्योंकि विकृति डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, क्योंकि विकृति का मतलब ही होता है लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई।
तो क्योंकि दोनों ही लंबाई हैं, लेंथ हैं, तो उसकी विमा कोई नहीं होती है। तो जब भी हम प्रत्यवस्था गुणांक की बात करेंगे तो उसकी विमा प्रतिबल के बराबर ही हो जाती है। और जब यहाँ पूछा गया है कि किस प्रतिबल के बराबर होता है, तो आप ये देख पा रहे होंगे दोनों ही प्रोपोर्शनल हैं। तो आपको याद रखना है, जो भी तार की लंबाई समानुपात में बढ़ा दे, यानी समान बढ़ा दे, जितनी तार की लंबाई पहले थी उतनी ही बढ़ा दे, वो आपका प्रत्यवस्था गुणांक कहलाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं, तार की लंबाई 100% बढ़ा दे, 100% बढ़ा दे मतलब अपने के बराबर ही बढ़ा दे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ये आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 21। प्रत्यवस्थता गुणांक की विमा किसके विमा के बराबर होती है? जैसा कि मैंने अभी बताया भी था कि जब भी हम प्रत्यवस्थता गुणांक ईटा की बात करते हैं तो ये क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति के बराबर होता है। प्रतिबल बटे विकृति के बराबर होता है ये, क्योंकि विकृति डायमेंशनलेस होती है, इसलिए इसकी विमा जो है वो प्रतिबल के ही बराबर हो जाती है। और जब भी हम प्रतिबल की बात करते हैं, जब प्रतिबल की बात करते हैं तो प्रतिबल होता है फोर्स अपॉन एरिया। जो प्रतिबल होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया और क्या होता है, जब भी आप कभी दाब की परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या होता है, दाब जो P बराबर होता है वो F/A होता है, यानी किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसकी विमा भी किसके बराबर हो जाएगी, दाब के बराबर हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप दाब की विमा बताएंगे, दाब की विमा कितनी होती है, कमेंट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो कौन सी विकृति कहलाती है या कौन सी विकृति होती है? तो ये याद रखना है, ये एक स्टेटमेंट भी होता है जब हम अनुदैर्ध्य विकृति पढ़ते हैं कि जब भी बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होगी तो हम उसे अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। किसी तार को खींचने में प्रति एकांक आयतन पर किया गया कार्य है। तो जब भी हम कोई तार खींचते हैं, कोई भी प्रतिबल लगाते हैं जिससे उसमें विकृति उत्पन्न होती है, यानी उस पर प्रत्यवस्था गुणांक उत्पन्न होता है या प्रत्यवस्था गुणांक बनता है, तो इसको तार को खींचने में जो प्रतिबल लगाना पड़ता है उसका गुणनफल और विकृति का गुणनफल का आधा हमारा उसका कार्य होता है। यानी हम इसे ऐसे शो कर सकते हैं कि जो वर्क होगा, वर्क को हम W से शो करेंगे, वो होगा प्रतिबल गुणा विकृति का हाफ। ये आप समझ सकते हैं। इसे प्रेशर और वॉल्यूम ना समझे, मैं इसलिए इसको शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं, प्रतिबल गुणा विकृति, तो ये वर्क हो जाता है। तो इसको आप हिंदी में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रतिबल गुणा विकृति इंटू हाफ, ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। इनमें से सबसे तेज गति किसकी है, यानी अगर स्पीड की बात करें तो इनमें से सबसे ज्यादा तेज किसकी गति होती है? तो देखिए टेप दिया है, फ्लॉपी डिस्क दी है, हार्ड डिस्क दी है, CD दी है, यानी CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। तो टेप तो क्या है, मैग्नेटिक टेप होती है, जनरली आपने पुराने जमाने में देखी होंगी, वो एक रील की तरह चलती थी और ये रैंडम एक्सेस नहीं होती थी, इनको क्रम से ही चलाना पड़ता था, यानी ये सीक्वेंशियली एक्सेस होती थी, तो इनकी स्पीड तो अच्छी हो ही नहीं सकती। फ्लॉपी डिस्क की भी नहीं, हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, आपको ध्यान रखना है। जो हार्ड डिस्क होती है, इसलिए हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में क्या मांगते हैं कि हार्ड डिस्क उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड हमें अच्छी चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी कैरेक्टर, ऑप्शन सी फील्ड, ऑप्शन डी डाटाबेस। तो जब भी हम आपस में संबंधित फाइल्स की बात करते हैं और उनके स्टोरेज की बात करते हैं तो इसे हम रिकॉर्ड कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहले एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है, यानी अब किसी डॉक्यूमेंट पर आप वर्क कर रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? तो जैसा कि हम एडिटिंग वर्ड से ही समझ रहे होंगे, एडिट का मतलब ही होता है कि जो डॉक्यूमेंट है वर्तमान में उसमें कुछ चेंज करना, एडिट करना, तो आप एडिटिंग इसका आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? ए बिजनेस रिपोर्ट भेजना, ऑप्शन बी इंटरनेट पर बिजनेस करना, ऑप्शन सी निर्णय लेना सीखना, ऑप्शन डी कागजी लेन देन का रिकॉर्ड रखना। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है। तो ई कॉमर्स जैसा कि आप समझ रहे होंगे, ई कॉमर्स का मतलब जैसे हम ईमेल पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसी तरीके से ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का क्या मतलब है कि डिजिटली यानी इंटरनेट पर हम बिजनेस करना सीख जाएं या इंटरनेट पर हम बिजनेस करें, इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आप स्क्रीन के सामने।
सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं, ये आपको बताना है। तो जब भी मौर्य काल की बात आती है, या मौर्य काल जब स्थापित नहीं हुआ था, उससे पहले घनानंद शासक था, उससे पहले महापद्म नंद शासक था, यानी नंद वंश के शासकों ने राज किया था। तो ऐसी एक कथा आती है चर्चा में कि जो महापद्म नंद था उसके खजाने में महापद्म से भी ज़्यादा सिक्के थे, और वही चलकर जब घनानंद के बाद मौर्य शासकों का साम्राज्य आया, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी स्थापना मौर्य वंश की स्थापित की, तब उसके काल में सर्वाधिक सिक्के पाए गए हैं, या उसके सिक्कों की सर्वाधिक खोज हुई है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, मौर्य काल में या मौर्य काल के सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के ज्यादातर लगभग 80% स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित हैं, यानी किस क्षेत्र में पाए गए हैं, ये आपको बताना है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, या IVC जिसे कहते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं, उसके ज़्यादातर यानी लगभग 80% स्थल कहाँ पाए गए, ये आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी डिस्क्रिप्शन में इसके जब सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे थे, तब भी मैंने बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी, यानी सिंधु नदी के किनारे पर बनी हुई थी पूरी तरह। और यही आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे होंगे कि सिंधु नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में ये सब स्थल पाए गए, क्योंकि ये वहीं उत्पन्न हुई थी या वहीं जन्मी थी। तो आप ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था, ये आपको बताना है। तो पहले तो मैं यही पूछूंगा कि भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित की शुरुआत किसने की थी, यानी इसके लिए कौन लड़ा था कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, श्री राजा राम मोहन राय ने ये सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का काम किया था, और ये 1828 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से किस राज्य ने ई मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की है? अभी हाल ही में एक राज्य है जिसने ई मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की है, वो आपको बताना है। तो आपको याद रखना है, ये राज्य है राजस्थान, इसने ई मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। यानी जो संविधान सभा की प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें कितने सदस्य थे, ये आपको बताना है। तो ये सदस्य थे 7। 7 में जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वो तो अध्यक्ष थे, और साथ में 6 लोग और थे जो इस प्रारूप समिति के सदस्य थे। यानी कुल मिला के ये 7 सदस्य थे, जिनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, और बाकी के 6 सदस्य थे। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, और ये तो क्वेश्चन मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर मैंने जैसा कि अभी बताया, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आपको बताना है। गणेश वासुदेव मावलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, HJ कानिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, HJ कानिया हमारे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और जैसा कि हमने इस सीरीज़ में पहले भी बात की कि हम 35 क्वेश्चंस लाते हैं, और 1-2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए भी देते हैं, यानी आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी देते हैं। और पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य के लिए जो श्रव्य फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, यानी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, वो कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि जो मनुष्य ह्यूमन, यानी जो ह्यूमन ईयर हैं, ह्यूमन कान हैं, उनके लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज। किलो का मतलब 1000 से है, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज उसका आंसर है, जो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था। और इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले बताया भी, हम हर वीडियो में 1-2 क्वेश्चन ऐसा लेके आते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में करना होता है। तो इस बार भी एक क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, और वो क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा, और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है इसका आंसर कि भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। इसका आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे। साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, या आपको लगता है कि ये किसी साथी की मदद कर सकती हैं,
तो आप इन वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और इसी प्रकार अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं बताऊं, आपको बेल आइकन जो साथ में बना होता है उसको भी दबा लें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आराम से पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो and the subscribe the channel. Thank you very much.